नमस्कार, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ इंटरव्यू। अभी हम इंटरव्यू के टेक्निक समझ रहे हैं, इंटरव्यू के टिप्स समझ रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। बेसिकली इंटरव्यू को मैंने पहले ही बताया था कि इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है, रिजेक्शन के लिए नहीं है। उनको कुछ स्टाफ चाहिए और कैसे स्टाफ चाहिए वो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार होने चाहिए। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं, यू आर सिलेक्टेड। अगर उनके रिक्वायरमेंट आप फिट नहीं बैठते हैं, यू आर रिजेक्टेड। आपको ये देखना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। उनका रिक्वायरमेंट क्या है? वो इंटरव्यू में जब जॉब डिस्क्रिप्शन था, हमने एचआरएम में जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया है। जिनको जॉब डिस्क्रिप्शन पे डाउट हो, एक बार वो एचआरएम वाला जॉब डिस्क्रिप्शन का जो वीडियो है वो देख लें। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पर उनका ध्यान रहेगा और जॉब डिस्क्रिप्शन के लायक आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, इन दोनों को मैच करना ही तो काम है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस का सिर्फ इतना ही काम है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, मतलब ये काम के लिए हम आदमी ढूंढ रहे हैं, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो आप जॉब करेंगे उस जॉब में क्या क्या करना होता है, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उनको सिलेक्शन किस लिए कर रहे हो? उस जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करने के लिए। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करने के लिए आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन कैसा है। उस जॉब को वही कर सकता है जो एमबीए किया हो, उस जॉब को वही कर सकता है जो लॉ किया हो, उस जॉब को वही कर सकता है जो सीए किया हो। अगर आपने एलएलबी किया है तो एलएलबी के बारे में पूछेंगे वो। अगर आप एमबीए किए हैं तो एमबीए के बारे में जानेंगे वो। अगर आपने सीए किया है तो आपने प्रैक्टिस कहाँ किया है जानना चाहेंगे वो। और तब वो देखेंगे कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपके जॉब स्पेसिफिकेशन से कितना मैच करता है, और जितना ज्यादा मैच करेगा उतना आपको मार्क्स ज्यादा देंगे, और अगर कम मैच करता है तो कम मार्क्स देंगे। सो इसलिए इंटरव्यू जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। डेफिनेशन की बात करें तो एन इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इंटरव्यू जो है बैठ करके गॉसिप करने वाला चीज नहीं है, टाइम पास नहीं है। इंटरव्यू एक पर्पसफुल जॉब है। क्या पर्पस है? उनको अपने पोस्ट के लिए, अपने जॉब के लिए सुटेबल आदमी को सिलेक्ट करना है। ये इतना आसान भी नहीं है। बहुत लोग आ रहे हैं और उसमें से कुछ लोगों को मुझे 10-20 मिनट की बात करने के बाद से 10-20 मिनट की बात से ही हमें ये जज करना है कि वेदर ही इज कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग और नॉट। उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस मैच कर रहा है कि नहीं। कहीं रिटर्न में सिर्फ एबीसीडी तुक्का मार के तो नहीं आ गया है। तो ये सब जो चीजें हैं वो पर्पसफुल मीटिंग है। ये गॉसिप नहीं है, ये मार्केट नहीं है, ये भीड़ नहीं है। वहां पर जो भी 4-5 आदमी 7 आदमी बैठे हुए हैं किसी पर्पस के लिए बैठे हैं। वो उनका काम है इंटरव्यू लेना, आपका काम है इंटरव्यू देना। तो इंटरव्यू इज ए पर्पसफुल जॉब है, उसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फाइंड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब। सिलेक्ट करना है तो बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और ये इंटरव्यू का काम है। लुक फॉर स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपर्टाइज। अगर उनको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, उनको देखना है कि मुझे फाइनेंस वाला कोई आदमी चाहिए, मुझे मार्केटिंग वाला आदमी चाहिए, मुझे लीगल वाला आदमी चाहिए, तो उसके अनुसार उस क्षेत्र में क्या क्या आपका एक्सपर्टाइज है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, क्या क्या आपने वहां से एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके अनुसार उनकी मार्किंग करेंगे वो। उनके पास लिबर्टी है, वो 5 मार्क्स भी दे सकते हैं और 100 में 95 भी दे सकते हैं, 99 इंटरव्यू में नहीं देते। इनकरेज यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली। इंटरव्यूअर का ये काम है आपको पहले ऐसे नॉर्मलाइज कर देना, आपको ऐसे फ्रेंडशिप में ला देना कि आप तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगेंगे। पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है।
ये इंटरव्यूअर की सबसे बड़ी टेक्निक है। इसलिए आप नॉर्मलाइज होइए, आप में रेपो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, होइए, लूज नहीं होना है, लूज टॉक नहीं करना है, क्योंकि वो पर्पसफुल हो रहा है। आपको उतनी ही चीजें कहनी है जो उनके जॉब से मैच कर रहा है। जो उनके जॉब से मैच नहीं कर रहा है वो चीजें आपके अगेंस्ट में जाएगी। तो इसलिए आपको वो पूरी खुली छूट देते हैं कि आप बोल लीजिए जो बोलना है, जिसकी कहानी सुनाना है सुना लीजिए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या करने वाले हैं। असेस whether you would fit into the organization or team or not। ये इंटरव्यूअर का एक अनदर चैलेंज है। अगर ओवर क्वालिफाइड आदमी आ गया, ओवर इंटेलिजेंट आदमी आ गया, उसको हमने रख लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेगा। आपने किसी इंजीनियर को एमटीएस में सिलेक्ट करके रख दिया, वो नहीं टिकेगा ऑर्गेनाइजेशन, वो भाग जाएगा, दूसरे तीसरे जगह कहीं ट्राई करेगा, चला जाएगा। इसलिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि हाईली क्वालिफाइड पर्सन को छोटे जॉब के लिए वो मना कर देंगे। वो सिलेक्शन में, इंटरव्यू में मैं अगर बैठूंगा, इंटरव्यू में कम मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये आदमी आ रहा है 2-4 महीने में ये भागने वाला है। फिर मुझे 2-4 महीने में सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करना है। कितना एक्सपेंसिव होता है प्रोसेस ये, और कितना टाइम टेकिंग होता है। और उसके चलते एक पीछे वाला जो जेन्युइन लड़का था वो इधर भी मिस कर गया, उधर भी मिस कर गया, और ये भाई साहब तो यहाँ से वहां जंप करते रहे। तो जो ओवर क्वालिफाइड है छोटे मोटे पोस्ट के लिए, दे आर नॉट सुटेबल। अगर चाय बनाने के लिए उसको रख दिया, वो दिन भर अपना कुछ ना कुछ दिमाग खराब करेगा, आपका भी दिमाग खराब करेगा। अगर ओवर क्वालिफाइड है, उनको नमस्कार कीजिए, बोलिए आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए साहब, ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो महाराज यहाँ पर आएंगे और भाग जाएंगे, वो नहीं टिकेंगे। Assess whether you would be a good representative of the firm or not। ये जब भी आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होता है, तो आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यूनिफॉर्म पहन के आप जाएंगे, मैं बोलेंगे मैं एयरफोर्स का विंग कमांडर हूँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग एयरफोर्स। आप बोलेंगे मैं ईएसआईसी का कमिश्नर हूँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ईएसआईसी। आपके एक अच्छे स्वभाव से ईएसआईसी का रेपुटेशन अच्छा बढ़ जाएगा लोगों की नजर में, और आपके एक खराब आचरण से रेपुटेशन पर धब्बा भी लग सकता है। इसलिए ये देखना है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फिट आदमी बैठते हैं कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यू का। अभी हम जो रिसर्च वगैरह हुए हैं, और रिसर्च के बाद से कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं इंटरव्यूअर की नजर में, जिसको यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर मोर रिलायबल देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सही कहा आपने। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा, क्वेश्चनायर होगा, उनके पास रेडीमेड क्वेश्चंस होंगे, और उस रेडीमेड क्वेश्चन का उनके पास मॉडल आंसर भी होगा। सो आप उनको क्या पूछना है उनको पता है, और आपसे उनको क्या जानना है उनको पता है, और उसी के अनुसार वो मार्किंग करते जाएंगे। जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है तो मैं कुछ भी पूछूं, आप कुछ भी बताओ, मुझे सूट करता है तो मार्क्स दूंगा, नहीं सूट करता है नहीं दूंगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज मोर रिलायबल देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यूअर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय अनफेवरेबल देन द फेवरेबल इंफॉर्मेशन। यहां पर ऐसा स्टडी में देखा गया, ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि आप कुछ अच्छी बातें कहें, आप कुछ गलत बातें कहें, ऐसा देखा गया है कि गलत बातें जो है वो ऊपर उठ जाती हैं और अच्छी बातें दब जाती हैं। मतलब आपकी गलतियों को वो ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने कितना सही किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने कितना गलती किया वो आप पर भारी पड़ जाता है। ऐसा इंटरव्यू में देखा गया है। इसलिए सही चाहे जितना हो, गलत ना हो। एक गलत होगा तो उसका कई जगहों पर इफेक्ट वो डालने वाले हैं। इसलिए इंटरव्यू में अगर जानते हैं तो सही बताइए, नहीं जानते हैं तो सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट।
Indirect liability is increased when there is a greater amount of information about the job to be filled. जो भी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उस पोस्ट के बारे में, अगर आप डीडी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो डीडी के पोस्ट के बारे में लिटिल बिट आइडिया तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसका हम क्लास करेंगे। A bias is established early in the interview and this trend to be followed by either a favorable or an unfavorable decision. आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी योर लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू में ही घुसते समय गिर गए, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ कर गए, दैट इंप्रेशन इज गोइंग टू लास्ट अप टू द एंड। सो शुरू में इंप्रेशन अच्छा डालना है। ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर इंप्रेशन गड़बड़ हो गया तो वो उल्टा पड़ जाता है। ये रिसर्च की बातें हम बता रहे हैं। Intelligence is the trait most widely estimated by interviewer, but the interview information adds nothing to test data. कोई बहुत ज़्यादा डेटा के बारे में बात नहीं होती है। Interviewers can explain why they feel an applicant is likely to be an unsatisfactory employer, but not why the applicant may be satisfactory. कहने का मतलब ये है कि आप इस पोस्ट के लिए कितना सुटेबल है उनको समझ में आ जाता है। Factual written data seem to be more important than physical appearance in determining judgment. This increases with interviewing experience. ऐसा देखा गया है कि जो आप बायोडाटा फिलअप करते हैं, आपको 2-3-4 पेजेस दिए जाते हैं फिलअप करने के लिए। वो सारा बायोडाटा जब आप फिलअप करते हैं तो आपको भीतर भेजने से पहले, इंटरव्यू रूम में आपको भेजने से पहले एक बार वो जितने पैनल में 5 लोग 7 लोग हैं वो सब आपका पूरा डिटेल वो देखते हैं, और डिटेल देखने के बाद से आपके घुसने से पहले ही उनके मन में कुछ इमेज बन गया है। लड़का तो बहुत होशियार लग रहा है, सीबीएसई से 80-85% लाया है, 12th भी बहुत अच्छा से किया है, ग्रेजुएशन भी अच्छा से किया है, प्रोफेशनल कोर्स भी अच्छा से किया है, यहाँ इसका सिलेक्शन भी हुआ है, तो लड़का तो ठीक लग रहा है। ये इंप्रेशन बन गया, आधा काम आपका हो गया, बाकी आधा काम आपको कर देना है। और नहीं तो जिनका जो डेटा बायोडाटा डाले हैं, पार्टिकुलर्स डाले हैं, उसमें वीकनेस है, उनको भीतर जाकर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा। और जिनका बायोडाटा, जिनका पार्टिकुलर्स ठीक ठाक है, वो थोड़ा सा भी परफॉर्म करेंगे तो उनका बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि साहब 10th हो चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, थोड़ा अच्छा मार्क्स से पास होइए। मार्क्स जो है इंडिकेट करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो जॉब। अगर स्टडी में 30% वाले हैं तो जॉब में आप 100% वाले हो जाएंगे। ये बेतुका लगता है, और नहीं तो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। Interpersonal skills and motivations are probably best evaluated by the interview. इंटरव्यू में वो देखते हैं कि जो आदमी मेरे पास आया है इसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये मुझसे कैसे पेश आ रहा है, बाकी लोगों से कैसे पेश आ रहा है। जब हम बाकी लोगों की बात करते हैं तो आपको हम बताते चले, आपका इंटरव्यू उस समय से शुरू हो जाता है जिस समय आप उस गेट से भीतर जाते हैं। आपके हर छोटी छोटी चीजों का इंफॉर्मेशन उनको दिया जाता है। आपको ब्रेकफास्ट के लिए सबको एक एक समोसे बांटे गए, आपने बोला ला यार 4 समोसे ला, भूख लगी है। वो सब नोटिस हो रहा है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि जैसे उस कैंपस के गेट से भीतर आप चले गए, आपका इंटरव्यू शुरू हो चुका है। चाहे आप किसी से बात करें, चाहे आप किसी से बैठें, चाहे आप चिट चैटिंग करें, चाहे चाय पानी पीजिए, वो सब आपका नोटिस करने वाला नोटिस कर रहा है। वो सब इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाया जाता है और ऑल टुगेदर डिसीजन लिया जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंटरपर्सनल रिलेशन, चाहे वो किसी प्यून से हो, चाहे किसी लोअर स्टाफ से हो, ऐसा होता है कि सुपीरियर के सामने झुक जाऊंगा और इन्फीरियर के सामने थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना है, उल्टा हो जाएगा। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो सबके साथ ह्यूमन बीइंग रहना है।
रिस्पेक्ट उस बाबा जी को भी करना है जो आपको चाय दे रहे हैं, और रिस्पेक्ट उस इंटरव्यू लेने वाले बाबा जी का भी करना है। Allowing the applicant time to talk makes rapid first impression less likely and provides a large behavior sample. आपको खुली छूट दे दिया, आप अपने बारे में कुछ बताइए, चुपचाप बैठ गए सब, और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। आप जितना बताते जा रहे हैं उसको वो जज करते जा रहे हैं, आपके फेस पर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, उस एक्सप्रेशन को वो जज करते जा रहे हैं। तो जितनी खुली छूट आपको दी जाएगी बोलने के लिए, उतना आप अपने बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसलिए बी स्पेसिफिक एंड बी टू द पॉइंट। अगर मुझे आधा घंटा भी बोलने का दे दिया गया तो मुझे आधा घंटा नहीं बोलना है, मुझे टू द पॉइंट बोलना है। ओवर सर। नॉन वर्बल एज वेल एज वर्बल इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस डिसीजन। देखिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम एक क्लास लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि नॉन वर्बल और वर्बल का कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। आपके आईब्रो का क्या इंप्रेशन पड़ता है, आपके आंख निकल रहे हैं, दब रहे हैं, उसके क्या इंप्रेशन पड़ते हैं, आपके बार बार होठ सूख रहे हैं, उसके क्या इंप्रेशन पड़ते हैं, आप रह रहे के कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर हिल रहे हैं, इसका क्या इंप्रेशन पड़ता है। ये सारी चीजें हम बॉडी लैंग्वेज का जब हम क्लास लेंगे तो बताएंगे। Experienced interviewers rank applicants in the same order, although they differ in the proportion that they will accept. जो एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर होते हैं वो एक प्रायोरिटी बना देते हैं, एक रैंकिंग बना देते हैं कि ये लड़का बढ़िया लग रहा है, ये उससे थोड़ा सा कम लग रहा है, उससे थोड़ा सा कम लग रहा है, ये उससे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो ऐसा देखा गया है ये। तो इस जो ये रिसर्च में जो देखा गया है, ये हमारे काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जितने पॉइंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये चीजें हल्के में नहीं बनाई गई है, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत किया गया है। आप एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में आत्मसात कीजिए, बैठा लीजिए, और उसी के अनुसार अपने आप में बिहेवियर में अगर जरूरत पड़े चेंज करने का तो चेंज कीजिए। चेंज तो करना पड़ता है, एडॉप्टेबिलिटी लानी पड़ती है। इस तरीके से चेंज कीजिए कि आप प्रूव करने में आपको आसानी हो जाए कि आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब, दिस जॉब इज मेड फॉर मी ओनली। ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि इंटरव्यू एक टेक्निक है, एक आर्ट है, और इसको डेवलप किया जाता है। और इसीलिए आजकल लोग एक एक हफ्ते का इंटरव्यू का कोचिंग जो दिलाते हैं, 1-1 लाख रुपया लेते हैं। वो 1 लाख में 1 हफ्ते का कोचिंग दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से समझ में आता है कि कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और आपका सिलेक्शन कैसा होने वाला है। इसलिए आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और अच्छे परफॉर्म करने के लिए अच्छा